गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का चैप्टर 20 स्टार्ट हो रहा है। 20 चैप्टर में क्या क्या है? पदबंध, उपवाक्य और वाक्य के भेद, 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदबंध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदबंध। तो आइए देखते हैं पद। हमने पिछले चैप्टर में बताया कि क्या होते हैं कि जो शब्द व्याकरण में वो हो जाते हैं, सुव्यवस्थित हो जाते हैं, बंद करके पद बन जाते हैं। जैसे कई पदों के योग से निर्मित वाक्यांश जो व्याकरण की किसी एक इकाई का काम करें। कई पदों के योग से निर्मित वाक्यांश जो व्याकरण की किसी एक इकाई का काम करे उसे पदबंध कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, कई पदों के योग से निर्मित वाक्यांश जो व्याकरण की किसी एक इकाई का काम करे उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के भेद क्या होते हैं? जैसे एग्जाम्पल में एक मोटा बच्चा दौड़ रहा है, तो एक मोटा बच्चा पदबंध है। ठीक है, एक मोटा बच्चा दौड़ रहा है, तो एक मोटा बच्चा जो है ये पदबंध है। दौड़ रहा है, क्रिया है। पदबंध के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा पदबंध। पदबंध के 5 भेद होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? संज्ञा पदबंध। ठीक है, तो आइए देखते हैं संज्ञा पदबंध क्या होते हैं। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे नारियल के बुरादे वाली मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का काम करे, जैसे नारियल के बुरादे वाली, ये संज्ञा के साथ बन गया है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर काम कर रहे हैं तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में जो सर्वनाम के स्थान पर काम करे, यानी कि किसी शब्द वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर जब सर्वनाम का काम करते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, तकदीर के सहारे मेरी जीवन यात्रा नहीं चलेगी। तकदीर के सहारे सर्वनाम हो गया, आगे मेरी लगा हुआ है, तो ये सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हो गया। अगला है विशेषण। देखिए, विशेषण पदबंध जो है, जहाँ पर कोई भी पद विशेषण के स्थान पर विशेषण की तरह काम करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे नरम, नाजुक, गुलाबी पंखुड़ियाँ बिखुर गईं, गुस्से से लाल हुए पिताजी चले गए। अगला है आपका क्रिया पदबंध। जो क्रिया के स्थान पर जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त हो, क्रिया पदबंध। ये चौथा है आपका। और यहाँ पर 5वां होगा अव्यय यानी क्रिया विशेषण, अविकारी तत्व। ठीक है, अविकारी तत्वों में से कोई भी आ जाएगा वो अव्यय कहलाएगा। तो क्रिया, एक से अधिक क्रियापद मिलकर जहाँ क्रिया का कार्य संपन्न करते हैं क्रियापद होते हैं। जैसे आपको सामान उठाकर चल देना चाहिए। उठाकर, एक से अधिक क्रिया, उठाकर चल देना चाहिए। पक्षी उड़ते चले जा रहे हैं, तो ये आपका क्रिया पदबंध हो गया। अव्यय पदबंध, जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अव्यय का कार्य करें उसे अव्यय पदबंध कहते हैं। जैसे बहुत पहले की अपेक्षा बहुत धीरे चला, स्टेशन के चारों ओर रोशनी का प्रबंध था। तो ये हो गया आपका पदबंध टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है उपवाक्य। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का पढ़ेंगे, उपवाक्य। आइए देखते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। सबसे पहले हम उपवाक्य की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कुछ वाक्यों में एक से अधिक वाक्य योजकों से जुड़े होते हैं।
एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उपवाक्य होता है जो उस पर आश्रित होता है, या दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। और दोनों को जोड़ने का काम है कि योजक करता है। ठीक है, जुड़े हुए ऐसे वाक्यों को ही हम उपवाक्य कहते हैं, जिसमें समुच्चय बोधक लगता है, जैसे बिजली चमक रही है और बादल गरज रहे हैं। तो बच्चों ये समझ में आया कि उपवाक्य किसे कहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है जो मुख्य कार्य को करता है, और दूसरा उस पर आश्रित होता है, दोनों को जोड़ने का काम एक योजक करता है, इसे हम उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। पहला प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, तो देखिए प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आइए समझते हैं। प्रधान उपवाक्य वो होता है जैसे किसी वाक्य में जो उपवाक्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, प्रधानता प्रकट करता है, मुख्यता प्रकट करता है, प्रधान उपवाक्य कहलाता है। प्रधान उपवाक्य स्वतंत्र होता है, किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता है। जैसे पिताजी ने कहा कि कल अवकाश ले लो। किसने कहा? पिताजी ने। तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया। स्वतंत्र उपवाक्य से आशय है इनका प्रयोग भाषा से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा है समानाधिकरण उपवाक्य। समानाधिकरण उपवाक्य किसी वाक्य में आया दूसरा उपवाक्य भी यदि स्वतंत्र है, पहले प्रधान उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, तो वहाँ समान अधिकार दोनों को है। पहला भी प्रधान है, दूसरा भी प्रधान है, तो यहाँ समानाधिकरण, या पहला आश्रित है दूसरा भी आश्रित है, या पहले पर दूसरा आश्रित नहीं, वहाँ समानाधिकरण हो जाता है। यानी दोनों को समान अधिकार मिला, दोनों वाक्यों को। आप कुछ दिन रुकोगे या कल चलोगे, आप कॉफ़ी पियोगे या चाय, आप घर चलोगे या यहीं रहोगे, आप कानपुर जाओगे या आगरा। इस तरह से ये हो गए समानाधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं बच्चों? चलिए आइए देखते हैं। जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, जो जैसे तुम आ जाते तो मैं कल चलता, तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, एक दूसरे पर आश्रित है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गए। ठीक है, तो जैसे जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के सहायक होते हैं, अर्थ पूरा करने में सहायक होते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि उपदेश मत दो, कि मुझे उपदेश मत दो, ये आश्रित उपवाक्य है। इनके योजक होते हैं कि, जो, जिसे, क्योंकि, जैसे, जहाँ आदि। आश्रित उपवाक्य का पहला भेद होता है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो देखिए पहला भेद जो है संज्ञा, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे इनसे कहिए कि राजन को बुला ले, संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, जैसे ये वही लड़की है जिसे पुरस्कार मिला था, ये विशेषण उपवाक्य है। तो तीसरा है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएं, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब अंधेरा हो गया, काल सूचक। जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक पानी ही पानी था, स्थान सूचक। बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा वे देखते हैं, रीतिवाचक। जितना पढ़ोगे उतने अच्छे अंक मिलेंगे, परिमाणवाचक। यदि कोई नेता आया तो सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी, कार्य कारणवाचक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। तो ये हो गया आपका उपवाक्य और पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्या? वाक्य। धन्यवाद बच्चों।